हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा फिजिक्स का फर्स्ट ईयर है और आज के इस लेक्चर में क्लास फर्स्ट ईयर से ही हम स्टार्ट करेंगे। और क्लास फर्स्ट ईयर के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं जो ओल्ड बुक में थे या क्लास फर्स्ट ईयर का जो अभी न्यू बुक चेंज हुआ है इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम 4 या 5 लेक्चर्स होंगे हम क्लास फर्स्ट ईयर को कवर करेंगे। ओके, और आज के इस फर्स्ट लेक्चर में मैं बेसिक चीज़ें आपसे कुछ बताऊंगा जिसमें चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स हम कवर करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट में स्टार्टिंग जो बेसिक चीज़ें हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, एफईएस सिस्टम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हैं। उसके अलावा फिर चैप्टर नंबर 2 है आपका स्केलर्स एंड वेक्टर्स का। तो स्केलर एंड वेक्टर्स चैप्टर्स को भी हम कवर करेंगे। इसमें टाइप्स कौन से हैं वेक्टर्स के, ठीक है। उसके अलावा मेरा में इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। देखें तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज। ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम मोशन, बॉडीज के मोशन को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। अब इसमें अगर बाकी ऑप्शंस हम देखें, अकोस्टिक्स हम किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ साउंड, जिसमें हम साउंड की स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स हम किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ लाइट, जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं। ओके, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टोटल 7 होती हैं, ये भी आपको याद करनी है। ठीक है, मास, केजी, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज ये आपको याद होनी चाहिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी, टेम्परेचर, इन सारे की यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। आपके पास मोल, केल्विन, कैंडिला, मीटर। तो कैंडिला इसका करेक्ट आंसर है। मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड केल्विन इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, उसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो एफपीएस सिस्टम यूनिट ऑफ मासेस। एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, देखें एक होता है एसआई सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को हम एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें एमकेएस मींस मास, किलोग्राम एंड सेकंड। ओके, उसी तरीके से एफपीएस सिस्टम है तो एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड या टन। आपके पास ऑप्शन यही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन है ना, पाउंड, पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास इन एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है, पाउंड होता है। अगर हम एसआई सिस्टम में देखें तो किलोग्राम, सीजीएस सिस्टम में देखें तो ग्राम। ठीक है, तो याद होना चाहिए आपको। उसके अलावा यानी सिस्टम्स, जो भी सिस्टम्स है ना, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम, तो इसमें यूनिट्स आपको याद होने चाहिए कि किस क्वांटिटी का किस सिस्टम में कौन सा यूनिट है। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फोर्स का यूनिट बताओ सीजीएस में, सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़े बहुत रिवाइज कर लेने। ओके, बनती है, बन जाए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रीफिक्स माइक्रो रिप्रेजेंट्स। ठीक है, अब ये प्रीफिक्स भी आपको याद होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपसे शो करवा दूंगा, आप उनको याद कर लें। ठीक है, माइक्रो प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6 या 10 टू द पावर -6। तो माइक्रो रिप्रेजेंट करता है 10 टू द पावर -6। कभी कभी मेरा में ये भी क्वेश्चन प्रीफिक्स से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो प्रीफिक्सेस भी मैं यहाँ पर शो करवा दूंगा। प्रीफिक्स आपको थोड़े बहुत याद करने। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के टोटल 4-5 रूल्स होते हैं, जिसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन सा नंबर, ये नंबर जो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये 4-5 रूल्स हैं, लेकिन मैं आपको इसी ही एग्जाम्पल में कंप्लीट समझाता हूँ। देखें, आपके पास नंबर्स हैं 445.02 एंड 0.007 एंड 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4। 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने। पहली चीज, जब भी कोई नॉन जीरो नंबर होता है वो सिग्निफिकेंट फिंगर काउंट होता है। उसके अलावा अगर नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आ गया तो वो भी काउंट हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरी पॉइंट, अगर डेसिमल के बाद में जीरो आ गया तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। उसके अलावा अगर डेसिमल से पहले, जैसे ये है ना 0.007, अगर डेसिमल से पहले कोई नॉन जीरो नहीं है तो फिर वो जो जीरोस हैं ये काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ओके, उसके अलावा अगर ये नंबर है तो इस नंबर में ये 10 टू द पावर 4, 10 टू द -4, ये जो चीज होती है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होती। ठीक है, देखिए अब इस नंबर में हम देखें 45.02, तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि 0 बिटवीन नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें देखें तो 0.007, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो 0.00 काउंट नहीं हो। अगर ये होता 1.007 तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इसमें। ओके, तो इसमें 1 है। उसके अलावा 7.2 इसमें सिर्फ देखेंगे है ना, जब भी इस पैटर्न का कोई नंबर हो तो 7.2 में देखें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो मतलब 4, 1 एंड 2। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 4, 1 एंड 2। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 4.1200 ये है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है आप मुझे बताइएगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर नोन एज स्केलर्स। ठीक है, स्केलर्स होती हैं। और फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स होती हैं, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सो देखें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो
बाकी डायरेक्शन नाउ दीज आर नोन एज स्केलर्स, तो वो स्केलर्स कहलाती हैं। अगर डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो दैट इज नोन एज वेक्टर, तो उसे हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से बिल्कुल आपको इजी याद होनी चाहिए। उसके अलावा विच वन क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका सेम यूनिट होता है, चाहे सीजीएस में देखें, एफपीएस में देखें या एमकेएस में देखें। तो आपके पास ऑप्शन है मास, टाइम, टेम्परेचर एंड फोर्स। तो ये टाइम जो है ना, ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका सेम सिस्टम, हर सिस्टम में सेम यूनिट होता है। अगर आप एमकेएस में देखेंगे तो भी सेकंड है, अगर आप एफपीएस में देखेंगे तो भी सेकंड है, अगर आप सीजीएस में देखेंगे तो भी इसका यूनिट क्या है, सेकंड ही होता है, ठीक है। तो टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हर सिस्टम में यूनिट सेम होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज, ऐसा वेक्टर जिसको हम उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर, उसे हम यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट वेक्टर को हम के से लिखते हैं, अगर ए का यूनिट वेक्टर है तो ए के ऊपर के यानी केप लगा देते हैं, अगर बी यूनिट वेक्टर है तो बी के ऊपर केप लगा देते हैं, मतलब ये बराबर हो जाता है खुद वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये होता है। तो अगर किसी वेक्टर को हम उसी ही के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करें दैट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिट वेक्टर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन किसी भी, अगर हमें वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना हो या किसी भी स्केलर को हमें डायरेक्शन देना हो तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ओके, तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अ वेक्टर व्हिच हैज ओनली वन मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज आल्सो नोन एज यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ ए स्केलर को डायरेक्शन देने के लिए यूज करें तो भी यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर करेक्ट आंसर हो। उसके बाद देखें अ वेक्टर विच कैन शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, ऐसा वेक्टर जिसको उसके अपने ही वेक्टर से पैरेलल शिफ्ट कर सकें तो ऐसे वेक्टर हम क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। ये फ्री वेक्टर की डेफिनेशन है। अ वेक्टर विच कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ इज नोन एज फ्री वेक्टर। तो यहाँ पर इसका फ्री वेक्टर जो है करेक्ट आंसर होगा। उसके अलावा नल वेक्टर की बात करें तो अ वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड और आर्बिटरी डायरेक्शन, ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो और आर्बिटरी मींस कोई सा भी डायरेक्शन हो दैट इज नोन एज नल वेक्टर। अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ऐसा वेक्टर जो किसी भी वेक्टर की पोजीशन शो करने के लिए यूज करें फ्रॉम ओरिजिन से। देखिए अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का सिस्टम है, अगर यहाँ पर कोई एक वेक्टर है तो इस वेक्टर की अगर पोजीशन हम ओरिजिन से चेक करना चाहते हैं तो ये जो वेक्टर होता है ना, इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, दिस वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ओके, तो पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, ऑलवेज ओरिजिन से ही स्पेसिफाई करेगा। ओके, उसके अलावा अगर ये कोई सिस्टम है आपका, अब यहाँ पर मैं कोई ना कोई अगर वेक्टर डिफाइन कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये वेक्टर्स फ्री वेक्टर्स कहलाते हैं ना। ऐसे वेक्टर जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ना हो उन वेक्टर्स हम क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर्स कहेंगे। ओके, उसके अलावा देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखिए ना, रेक्टेंगुलर वर्ड का ही मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और हमेशा देखिएगा जब भी हम वेक्टर की बात करते हैं ना, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि ये एक वेक्टर है इस तरीके का, लेट्स सपोज ये ए वेक्टर है, तो ये वेक्टर इस एक्स एक्सिस में कितना है उसे हम कहते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, है ना। तो इसको हम ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वेक्टर वाई एक्सिस में कितना है इसको हम करते हैं इसका वाई, यानी वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, तो ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए वाई से। और यहां से ए एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं, ये ड्रॉ करते हैं हम, ये ए एक्स की वैल्यू होती है ए कोस थीटा, ठीक है, और ए वाई की वैल्यू होती है ए साइन थीटा, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई होते हैं, और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यहाँ पर 90 डिग्री होती है, तो यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई, मैंने आपको अभी बताया ए एक्स और ए वाई दोनों एक आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री होगी, तो यहाँ पर 90 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। बस ये याद नहीं चाहिए इसकी पहली बात, तो ये ए एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा, यानी एक्स कंपोनेंट में हमेशा कोस थीटा यूज करते हैं और वाई कंपोनेंट हमेशा हम साइन थीटा यूज करते हैं। और ए एक्स और ए वाई दीज आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर आपसे ये पूछा जाए कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई है तो एंगल कितनी होगी, तो हमेशा याद रखिए अगर ए एक्स इक्वल टू ए वाई है तो एंगल हमेशा 45 डिग्री होती। तो 45 डिग्री पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस का होता है या वाई कंपोनेंट जो भी होता है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो 45 डिग्री पर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा देखें क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड रिजल्टेंट इज आल्सो वेक्टर। अब देखें जब भी हम किन दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अगर किसी भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट स्केलर आ जाए तो उसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अगर किसी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट वेक्टर आ जाए तो उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एमसीक्यूज देखें, व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड रिजल्टेंट इज आल्सो वेक्टर, अगर रिजल्टेंट भी वेक्टर है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट दोनों नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का करेक्ट आंसर होगा, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ई ऑप्शन करके लिख दीजिएगा सी एंड
डी। ओके, सी एंड डी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी, दोनों मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए थे। ओके, अगर यहाँ पर होता व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड रिजल्टेंट इज अ स्केलर, अगर रिजल्टेंट स्केलर होता तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 13 है कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड जो है ये किसके बराबर होता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम ए डॉट बी को रिमूव करते हैं ना, तो ये बराबर जाता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हम कोसाइन थीटा यूज करते हैं। अगर यहाँ पर होता ए क्रॉस बी तो हम इसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा हम साइन को यूज करते हैं और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हम कोसाइन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ए बी कोसाइन थीटा। अगर यहाँ पर होता क्रॉस, लेट्स सपोज क्रॉस होता तो आपका ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता, ठीक है ना। तो अगर डॉट प्रोडक्ट होगी तो हम कोसाइन थीटा यूज करेंगे, अगर साइन यानी क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा यूज करेंगे। ओके, बाकी टेन थीटा नहीं आता। उसके अलावा देखें ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, अगर ए डॉट बी ए क्रॉस बी के बराबर है तो एंगल क्या हो गया, हमेशा याद रखिएगा। देखें डॉट में जब हम डॉट को रिमूव करते हैं तो कोसाइन थीटा आता है ना, और हम जब साइन को रिमूव करते हैं तो साइन यानी साइन थीटा आता है, यानी क्रॉस को रिमूव करते हैं तो साइन थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा और कोसाइन थीटा एक ही एंगल पर बराबर हो सकते हैं, वो कौन सी एंगल होगी, 45 डिग्री। तो कौन सी होगी, 45। इस तरीके से हम इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बिल्कुल प्रूफ करते हैं। जैसे ए बी कोसाइन थीटा है तो उसको वैसे लिखते हैं, ए डॉट बी है तो उसको वैसे लिखेंगे ए बी कोसाइन थीटा, अगर ए क्रॉस बी है तो उसको हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा, है ना। तो फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर ए बी कोसाइन थीटा इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा है तो इस ए बी को कैंसिल कर दें और इस कोसाइन को यहाँ से डिवाइड करवा दें, तो ये 1 इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। ये इस कोसाइन को इस साइड शिफ्ट करवा दें तो साइन अपॉन कोस इक्वल्स टू 1 होगा। अब यहाँ पर क्या करें, साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, बोलेंगे सर ये तो टेन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू 1, टेन थीटा किसके बराबर है 1। अगर हमें थीटा चाहिए तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 का मकसद है टेन की 1 वैल्यू किस कौन सी एंगल पर होती है, तो वो 45 डिग्री होती है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं, लेकिन इन एमसीक्यूज में आपको याद होना चाहिए कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी बराबर कब आ जाते हैं, जब एंगल क्या हो, 45 डिग्री। ओके, उसके अलावा यह क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, तो हमेशा याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ए क्रॉस यानी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, उसके अलावा अगर ए क्रॉस बी ये किसके बराबर होगा, अगर ए क्रॉस बी, या क्या ए के बराबर होगा, बी के बराबर होगा, बी क्रॉस ए के बराबर, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ही नहीं करता, तो ये तो नहीं हो सकता। क्या माइनस ए क्रॉस बी के बराबर होगा, तो हमेशा याद रखिएगा जब भी ए क्रॉस बी का रिजल्ट आता है ना, यानी ए क्रॉस बी का जो भी यहाँ पर लेट सपोज सी वेक्टर आएगा, लेट सपोज कोई ना कोई वेक्टर आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इन दोनों का रिजल्टेंट कोई ना कोई वेक्टर आएगा, तो ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। ए भी एक वेक्टर, बी भी एक वेक्टर है। अब देखिए ये जो सी रिजल्टेंट वेक्टर आता है ना, ये सी वेक्टर ए से भी परपेंडिकुलर होता है और सी वेक्टर बी से भी परपेंडिकुलर होता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये ए सी वेक्टर ए से परपेंडिकुलर है, बी से परपेंडिकुलर है, तो एक्जैक्टली ए क्रॉस बी से परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये बराबर रहता है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के, किसके, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। यानी हमेशा याद रखिएगा ए क्रॉस बी जो है ये बराबर होता है माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, बाकी वैसे ये बराबर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर दे डॉट प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। देखें हमेशा याद रखें डॉट प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कोसाइन थीटा, है ना, ए बी कोसाइन थीटा। अगर यहाँ पर थीटा, ये जो थीटा है अगर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, अगर ये थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ पर कोस 90 डिग्री हो जाएगा, और हमें पता है कोस 90 डिग्री 0 के बराबर होता है। अगर कोस 90 0 के बराबर होगा तो इट मींस ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये चीज पूरी 0 हो गई तो ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगी तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होती तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, ये याद होनी चाहिए ना। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होगी तो डॉट प्रोडक्ट 0, अगर एंगल 0 डिग्री होगी तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। और यही रूल हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी अप्लाई करते हैं। देखें अगर मैं आपसे बोलूं कि दो वेक्टर्स की हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, पैरेलल मींस 0 डिग्री उनके बीच में, अगर 0 डिग्री होगी तो हम क्या कहेंगे कि वहां पर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा यूज होता है, जैसे ऐसे ही होता है ना। देखें जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखते हैं ये होता है ऐसे, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ये बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, ए बी साइन थीटा के। अब यहाँ पर अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, ए और बी दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 0 होता है, दैट्स व्हाई ये पूरा आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं और दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर 0 होता है। लेकिन अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं लेकिन दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो मैक्सिमम हो जाता है। मतलब ये उलट चीज है, डॉट में 90 डिग्री पर 0 और क्रॉस प्रोडक्ट में 90 डिग्री पर मैक्सिमम, डॉट प्रोडक्ट में 0 डिग्री पर मैक्सिमम और क्रॉस प्रोडक्ट में 0 डिग्री पर 0। ओके, तो ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है कि आई क्रॉस आई किसके बराबर होगा। देखें
हमेशा याद रखें अगर आई क्रॉस आई है तो इसका मकसद ऐसे ही हम पढ़ते हैं ना, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस। अगर आई क्रॉस आई और हमें पता है एक्स एक्सिस में हम आई यूज करते हैं, वाई एक्सिस में जे यूज करते हैं और जेड एक्सिस में के यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। दीज आर नोन एज यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आई जे के क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ओके, तो अगर मैं आई डॉट आई फाइंड कर रहा हूँ, इट मींस आई ये वेक्टर और दूसरा भी इसी ही डायरेक्शन में है। आई डॉट आई मींस दो वेक्टर्स पैरेलल है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इट मींस यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होगा। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन 0 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। जैसे हम ए क्रॉस बी को ओपन करते हैं तो ए बी साइन थीटा आ जाता है ना, तो मैंने वही लिखा आई मैग्नीट्यूड इंटू आई मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 0 डिग्री। हमें पता है आई एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1 और साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 करेक्ट आंसर है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम सेम यूनिट वेक्टर्स की करेंगे रिजल्ट 0 आएगा। मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूं जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, आई क्रॉस आई 0, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स इज ऑलवेज 0, ये लिख लें हमारे पास। ओके, दूसरी चीज अगर हम वही चीज डॉट प्रोडक्ट में फाइंड करें, अगर आई डॉट आई फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो आई डॉट आई अगर हम फाइंड करें तो आई डॉट आई मींस थीटा 0 डिग्री होगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आई यहाँ पर आई डॉट होता तो इसको यहाँ पर हम कोसाइन 0 लिखते हैं ना, कोसाइन 0 डिग्री लिखते हैं, और हमें पता है कोसाइन 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो यहाँ पर आ जाता 1। तो आई का मैग्नीट्यूड भी 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, कोसाइन 0 भी 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें अगर दो सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे आंसर 1 आएगा। मतलब आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट होता आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो आंसर 0 आ जाता है। पहली पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट अगर वेक्टर्स डिफरेंट हो, जैसे आई डॉट जे, आई डॉट जे, अब थोड़ा समझिए, मतलब एक वेक्टर है एक्स एक्सिस में, आई मींस ए वेक्टर एक्स एक्सिस में और दूसरा वेक्टर जे मींस वाई एक्सिस में है। अगर एक वेक्टर एक्स एक्सिस में दूसरा वेक्टर वाई एक्सिस में, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो थीटा क्या होगी 90 डिग्री, थीटा क्या होगी 90 डिग्री। तो यहाँ पर आई का मैग्नीट्यूड लिखेंगे आई और यहाँ पर जे का मैग्नीट्यूड, उसके बाद कोसाइन, कोसाइन क्यों लगाया मैंने, डॉट लगा हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 0 डिग्री 90 डिग्री। ओके, अब आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, लेकिन कोसाइन 90 0 होता है, तो इस वजह से ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आई डॉट जे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। आई डॉट जे भी 0, जे डॉट आई भी 0, आई डॉट के भी 0, के डॉट आई भी 0, जे डॉट के भी 0, के डॉट जे भी 0। डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा। सेम यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा और डिफरेंट का चेंज आता है, वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूं। देखें अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहें, है ना, तो देखें क्रॉस प्रोडक्ट दो चीजों से होती है, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। लेट्स सपोज थोड़ा समझते हैं हम इसको। देखें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हम लेते हैं, ये है आई, ये है जे और ये है के। ओके, अब देखें अगर मैं आई क्रॉस जे ले रहा हूं, आई क्रॉस जे, तो इसका आंसर आएगा के। आंसर इसका क्या आएगा के, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं कि क्लॉकवाइज में ले रहा हूं ना, क्या ले रहा हूं मैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, और हमें पता है एंटी क्लॉकवाइज में रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। एंटी क्लॉकवाइज में क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो इट मींस आई क्रॉस जे, ये ना आई क्रॉस, इसको ऐसे लिखेंगे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू जो आगे वाला वेक्टर होगा के। उसी तरीके से अगर मैं फाइंड करूं जे क्रॉस के, तो आप बोलेंगे आई, तो जे क्रॉस के किसके बराबर होगा, जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ये लिखूं के क्रॉस आई, तो आप बोलेंगे सर जे आएगा, तो के क्रॉस आई किसके बराबर आएगा, के क्रॉस आई इक्वल्स टू जे आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करी है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करी है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक तो इस तरीके से मूव होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज आएगी तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी आई क्रॉस जे के आएगा, जो डिफरेंट जो तीसरा वेक्टर होगा वो आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम क्लॉकवाइज लेंगे तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है, बस वो डिफरेंस। देखें अगर हम इसको इस तरीके से लें जे क्रॉस आई, तो आप बोलेंगे माइनस के, क्या आएगा माइनस के। उसी तरीके से आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो इसका आंसर होगा माइनस जे। उस तरीके से अगर के क्रॉस जे करेंगे तो इसका आंसर होगा माइनस आई। तो अगर आप क्या एंटी क्लॉकवाइज आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, यानी आई क्रॉस जे, आई जे के, ऐसे होता है ना, आई क्रॉस जे, तो मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं ना, आई क्रॉस जे आंसर आएगा के, लेकिन जे क्रॉस आई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस के। बस ये डिफरेंट होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज अपने पास लिखें, नोट कर लें। क्लॉकवाइज में हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव आती है और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा क्लॉकवाइज यानी क्रॉस प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है। एंटी क्लॉकवाइज आल्सो नोन एज काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके आगे देखें, ये वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, डायरेक्शन ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट इन गिवन बाय, डायरेक्शन जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। देखिए हमें पता है कि जब भी हम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं बाय राइट हैंड रूल, है ना, राइट हैंड रूल से हम क्रॉस। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं ना,
अगर दो वेक्टर्स लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि एक वेक्टर है आई, लेट सपोज एक वेक्टर आई है ना, उस और दूसरा लेट सपोज ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है ना, तो तीसरा वेक्टर के आएगा इस तरीके से। तो आई और जे को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा वेक्टर इन दोनों से परपेंडिकुलर, अब ये जो वेक्टर है इससे भी परपेंडिकुलर होगा, इससे भी परपेंडिकुलर होगा। तो राइट हैंड रूल से हम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट हैंड रूल होगा। तो यहाँ पर राइट हैंड रूल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखें आई क्रॉस जे, मैंने आपको अभी समझाया आई क्रॉस जे, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आई क्रॉस जे के आएगा। अगर यहाँ पर होता है जे क्रॉस आई तो इसका आंसर आ जाता है माइनस के। ओके, उसके अलावा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन अ वेक्टर, कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर्स की सिर्फ डॉट प्रोडक्ट में होल्ड करता है। ठीक है, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता, याद रखिएगा। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ओके, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 22 है वर्क एंड पावर आर द एग्जांपल्स ऑफ, क्योंकि वर्क और पावर किसका एग्जांपल होते हैं, डॉट प्रोडक्ट का। क्योंकि वर्क जो है ना ये बराबर होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसको ऐसे लिखते हैं ना एफ डी कोस थीटा, है ना, ऐसे ही हम लिखते हैं, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं एफ डी कोस थीटा। तो मैं आपको ये वर्क वाला चैप्टर जो आपको पढ़ूंगा ना, वर्क पावर एंड एनर्जी, तो उसमें आपको समझा दूंगा। तो डॉट प्रोडक्ट होती है वहां पर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट से हमें वर्क मिलता है। तो डॉट प्रोडक्ट मीन ये वर्क डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल होता है। और पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, है ना, एफ वी कोस थीटा। तो पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसी तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं, दैट्स व्हाई वर्क एंड पावर आर द एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट एग्जांपल। और क्रॉस प्रोडक्ट का एग्जांपल मेन होता है टॉर्क, अमाउंट ऑफ रोटेशन ना, टॉर्क इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड मोमेंट आर्म का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 3 यूनिट एंड 4 यूनिट एक्टिंग एट 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्सेज हैं 3 यूनिट 4 यूनिट एक्टिंग 90 डिग्री, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा। देखिए फोर्सेज इज अ वेक्टर, अगर फोर्स वेक्टर है तो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन हम इसको यूज करेंगे। वैसे यहाँ पर क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो ये 90 लॉ ऑफ कोसाइन वैसे मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखिए लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला 2ab कोसाइन थीटा, ये होता है लॉ ऑफ कोसाइन। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 9 कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर मीन 16, 2ab कोस 90, अब यहाँ पर 90 डिग्री होगा, अगर कोस क्योंकि 90 डिग्री है ना, तो कोस 90 जीरो होता है, दैट्स वाई ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जीरो हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए इन दोनों से आप सोल्व करें तो ये 9 एंड 16 25 और 25 का रूट होगा 5 न्यूटन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर 5 न्यूटन होगा। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करते हैं। जब भी हमें दो वेक्टर्स गिवन होते हैं और एंगल गिवन होती है तो हमेशा क्या हम यूज करते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। ओके, उसके अलावा इफ ये आगे भी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि लॉ ऑफ कोसाइन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं और मेरान में किस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी ही पैटर्न से मेरान में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए इफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी ए बी के बराबर है ना, अगर ए क्रॉस बी ए बी के बराबर है तो इट मींस थीटा क्या होगी। देखें ए क्रॉस बी का हम अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो हम इसको ऐसे फाइंड करते हैं, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। अगर ए मैग्नीट्यूड और बी तो सेम है लेकिन साइन ये पूरा 1 बन जा रहा है ना, देखिए ये 1 बन रहा है ना, यहाँ पर ये 1 ही है ना, तो मतलब साइन ये 1 बन रहा है, तो ये साइन 1 किस एंगल पर होगा, तो आप बताएंगे साइन एंगल किसका होता है, 90 डिग्री। क्योंकि जहां पर अगर ये साइन 90 डिग्री होगा तो ही ये पूरा 1 बनेगा ना, तो ये 1 बन जाएगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा, सिर्फ ए बी। तो मतलब ए क्रॉस बी, इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब आएगी, ये मैक्सिमम ही है ना, ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब आएगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो मैंने आपको भी बताया था थीटा 90 डिग्री, तो इस तरीके से हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी ए बी के बराबर कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो। अगर यहाँ पर होता ए क्रॉस बी 0 किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे 0 डिग्री पर, 0 पर भी हो सकता है और 180 डिग्री पर भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखें ए डॉट बी अगर ए बी के बराबर है ना, तो ये वही चीज है, ए डॉट बी मींस मैक्सिमम, ए डॉट बी मींस मैक्सिमम। अगर ए डॉट बी मैक्सिमम है तो थीटा क्या होगी, तो डॉट में कोसाइन थीटा आता है और कोसाइन जो है ये मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पर है, क्योंकि कोसाइन 0 1 के बराबर होता है, तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी होगा। इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे, ए बी और यहाँ पर होगा कोसाइन 0 डिग्री, तो ये होगा ए बी, ये कोसाइन 0 1 होगा, तो इट मींस इसका आंसर ए बी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसका ए बी आंसर तब आएगा जब थीटा 0 डिग्री हो। अगर यहाँ पर ए डॉट बी 0 आ जाए तो फिर थीटा क्या होगी, आप बोलेंगे सर थीटा फिर इसकी होगी 90 डिग्री, क्योंकि कोसाइन 90 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और कोसाइन 180 -1 होता है। ये आप याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव कब होती है, 180 डिग्री पर। ठीक है, उसके अलावा ए डॉट ए किसके बराबर होगा, तो हमेशा याद रखें ए डॉट ए मींस ये ऐसे ही कंडीशन बन जाएगी इस तरीके से। अगर ए डॉट ए है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, ए मैग्नीट्यूड कोसाइन ऑफ 0 डिग्री। 0 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ए डॉट ए मींस सेम वेक्टर्स हैं, अगर सेम वेक्टर्स होंगे दोनों पैरेलल हो गए ना, अगर पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो मैंने यहाँ पर तभी मैंने 0 डिग्री लगाया। वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि यहाँ पर 0 डिग्री होगा, लेकिन दोनों वेक्टर सेम है, दैट्स व्हाई मैंने क्या लगाया,
0 डिग्री, तो ये होगा a का मैग्नीट्यूड दोनों मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर बन जाएगा, और कोसाइन 0 क्योंकि 1 होता है तो ये a स्क्वायर हो जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर, याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज स्क्वायर ऑफ वेक्टर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता, लेट्स सपोज यहाँ पर होता a क्रॉस a, तो आप डायरेक्ट कर देते 0 डिग्री। क्यों? अगर a क्रॉस a है तो इट मींस दोनों सेम वेक्टर हैं, दोनों सेम है तो पैरेलल है। अगर पैरेलल हैं तो थीटा 0 डिग्री होगा, थीटा 0 होगा, क्रॉस है तो क्रॉस में साइन थीटा यूज होता है, और साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के, दैट्स व्हाई a क्रॉस a 0 हो जाता है ना। तो मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज स्क्वायर ऑफ दैट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ओके, उसके अलावा 27, अ वेक्टर यूज्ड टू गिव डायरेक्शन टू स्केलर। अगर किसी स्केलर को हमें डायरेक्शन देना हो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर किसी भी स्केलर को हमें डायरेक्शन देना हो तो वहां पर हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक होता है इक्वल वेक्टर्स, एक होते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ना हो, दोज वेक्टर्स आर नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, दूसरा होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड सेम ना हो। लेकिन ठीक है, एंटी पैरेलल वो वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ना हो। लेकिन नेगेटिव वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास लिख लें। उसके अलावा देखें क्वेश्चन नंबर 28, टॉर्क इज एन एग्जांपल। मैंने आपको अभी बताया टॉर्क किसका एग्जांपल होता है? टॉर्क इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं। ओके, तो टॉर्क को ऐसे लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा 28 क्वेश्चन कि इफ ए वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड डबल टू बी वेक्टर, है ना। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसी पैटर्न से मेरान में और एनईडी में क्वेश्चन आते हैं, इफ ए वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड डबल टू बी वेक्टर एक्टिंग एट 90 डिग्री देयर रिजल्टेंट विल बी। तो बताओ उनका रिजल्टेंट क्या होगा? देखिए, मैंने आपको लाफ कोसाइन अभी पढ़ाया, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझाता हूँ। देखें, लाफ कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर होता है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा। अब देख, क्योंकि ए जो है ना उसका मैग्नीट्यूड डबल है किससे? बी से, है ना। ए का मैग्नीट्यूड डबल है बी से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल्स टू 2a, ऐसे लिख सकता हूँ मैं a इक्वल्स टू 2a। क्योंकि अगर a है और ये b है ना, ये b का मैग्नीट्यूड है ना, तो मतलब a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड से डबल है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये वैल्यूज मैं पुट करूँ, ये a की वैल्यू a है और b की वैल्यू 2a है, तो यहाँ पर a स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर b है ना, तो b की वैल्यू 2a है, तो 2a का स्क्वायर क्या होगा? 4a स्क्वायर। यहाँ पर होगा 2ab, a और b की वैल्यू क्या आएगी? 2a। और कोसाइन, कोसाइन क्या है? 90 डिग्री। कोसाइन क्या है? 90 डिग्री। आपको पता है ना उनके बीच में एंगल कितने? 90 डिग्री। अब मुझे बताएं कि a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही आएगा ना, a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर मैं सही तरीके से लिख रहा हूँ, देखें, a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही होगा, प्लस इसको मैं ऐसा करूँ, इसको मैं ऐड कर दूंगा ना, a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो इसको मैं कर देता हूँ 5a स्क्वायर। क्या कर देता हूँ? 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर। और ये कोसाइन 90 है, तो कोसाइन 90 जीरो होता है, दैट्स व्हाई ये पूरी टर्म जीरो बन गई, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो। अगर ये पूरी टर्म जीरो है तो इट मींस ये a स्क्वायर रूट से निकल जाएगा। a स्क्वायर जब रूट से निकलेगा तो ये बन जाएगा a, और रूट में क्या बचेगा? 5, तो a रूट 5 इसका करेक्ट आंसर होगा ना, तो a रूट 5, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से हम ला ऑफ कोसाइन को क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसी पैटर्न से दूसरा क्वेश्चन देखें, टू वेक्टर्स विद इक्वल मैग्नीट्यूड a, दो वेक्टर्स हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, a उनका मैग्नीट्यूड है, एट एन एंगल 120, उनकी एंगल 120 डिग्री है, देन द रिजल्टेंट इज, तो बताओ उनका रिजल्टेंट क्या होगा? तो अगेन आप इसको इसी ही फॉर्मूले से थ्रू क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। देखें, फॉर्मूला यही होगा ला ऑफ कोसाइन वाला। देखें, इसको हम थोड़ा सोल्व कर देते हैं। देखें, ला ऑफ कोसाइन वाला मैंने फॉर्मूला लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोसाइन थीटा। तो यहां पर देखें, a का मैग्नीट्यूड भी a है और b का मैग्नीट्यूड भी a है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, b का भी a स्क्वायर होगा, तो इसको मैं ऐड करके 2a स्क्वायर कर दूं, तो मैं इसको 2a स्क्वायर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2, a का मैग्नीट्यूड भी a है, b का मैग्नीट्यूड भी a है, लेकिन कोसाइन 120 डिग्री है, कोसाइन 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा देखें, ये होगा 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 सेम, और ये a इंटू a स्क्वायर बन जाएगा, और कोसाइन 120 डिग्री। मैंने आपको ट्राइंगल में ये चीजें पढ़ाई थी ना, अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखा हो तो कोसाइन 120 डिग्री होता है -1/2 के बराबर, है ना। अब अगर थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखें, ये 2a स्क्वायर तो सेम ही आएगा, 2a स्क्वायर प्लस इसको हम अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ये 2 में कैंसिल हो जाएगा, 2 में कैंसिल होगा, तो इट मींस माइनस इंटू प्लस, ये चीज बन जाएगी -a स्क्वायर। क्या बन जाएगी? -a स्क्वायर।
अब 2a² में से a² गया तो रिजल्ट रूट में बचेगा सिर्फ a² और a² का रूट निकल के a ही आ जाता है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट खुद a ही आएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा? खुद a आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर दो वेक्टर्स विद सेम मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के साथ हैं और वो 120 पर एक्ट कर रहे हैं, 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट उसी ही वेक्टर के बराबर आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अपने पास आप इसको प्रैक्टिस में रखें। ये क्वेश्चन इसी पैटर्न से मेरा में आता है। ओके, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2, यानी 2 चैप्टर्स मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। अब अपकमिंग लेक्चर में मैं अगेन 2 चैप्टर डिस्कस करूंगा, एक करूंगा मैकेनिक्स और दूसरा करूंगा रोटेशनल मोशन। दोनों को एक साथ ही हम कवर करेंगे। ओके, उसके अलावा फिर आगे वाले 2 चैप्टर्स करके 2-2 चैप्टर्स करके हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या होगा आप मुझे बताएंगे। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है 1 जूल, एक जूल एनर्जी, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। यूनिट ऑफ पावर इन एमके सिस्टम, एमके सिस्टम में पावर का यूनिट क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगे। सो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। इसमें मेनली मैंने 2 चैप्टर डिस्कस किए। फर्स्ट चैप्टर मेजरमेंट्स वाला, सेकंड चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर्स वाला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इनसे मेरान में क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी टाइप्स में जाता है, कभी कभी इसमें जो मैंने आपको फॉर्मूले बताया इसमें, कभी कभी डॉट प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा इसमें हम अगेन 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा हम रोटेशनल मोशन को डिस्कस करेंगे। मतलब ओल्ड बुक में जितने आपके चैप्टर्स थे या न्यू बुक में जितने चैप्टर्स हैं उनको मिलाकर ही हम कंप्लीटली कवर करेंगे और वही मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा जो ज़्यादातर मेहरान में क्वेश्चन में एनईडी में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अपकमिंग लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।